हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं 67th बीपीएससी स्पेशल सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बहुत फायदे हैं। एक हमारे लिए बेहतर आइडिया मिल जाता है कि पिछले वर्षों में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं और इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और ऐसे सवाल पूछे गए हैं तो और किस किस टाइप के सवाल इससे रिलेटेड हो सकते हैं, किन टॉपिक्स को हमें देख लेना चाहिए जिन्हें अभी तक हमने नहीं देखा है। ध्यान देंगे यहां पर कुछ ऐसे भी सवाल हैं वो उस समय के पेपर से हैं जब केवल 4 ऑप्शंस हुआ करते थे बीपीएससी में, ए बी सी और डी। यानी उस समय ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। लेकिन 67th बीपीएससी के हिसाब से इन क्वेश्चंस को मैंने तैयार किया है, तो कई जगहों पर समरूपता दिखने के लिए यहां पर ऑप्शन ई भी इंसर्ट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। और जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो पॉलिटी का है कि अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, यानी कि संसद में प्रस्तुत किया गया जो विधेयक है निम्नलिखित में किसके बाद वो एक अधिनियम बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है। 4 ऑप्शंस और 5वां ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पहला, यह दोनों सदनों द्वारा अगर पारित हो जाता है, दोनों जो हाउस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा अगर इसे पास कर देते हैं। दूसरा है कि जो प्रेसिडेंट है अगर उस पर अपनी एसेंट दे देते हैं, यानी राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है। या फिर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर के बाद, या फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे संघ संसद की क्षमता के भीतर घोषित कर दिया कि ठीक है इस पर कानून बनाने का हक है संसद को, तो वो एक्ट हो जाएगा। कौन सा सही है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, जो कि हमारे हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं। स्टेट का मतलब राज्य नहीं समझना है, यहां पर हम बात कर रहे हैं अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और यहां पर आप देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है हमारा, उसको हम बांटते हैं, तो कैटेगराइज करते हैं, तो हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट इसके पार्ट है, मेंबर नहीं है। और जो हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, और जब राष्ट्रपति का उस पर मुहर लग गया, एसेंट मिल गया, तो वो जो है एक्ट बन के एकदम तैयार हो गया। और जो ये बिल हैं प्रस्तुत किए जाते हैं दोनों सदनों के द्वारा, जब पास कर दिया जाता है, इसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी को, यानी जो नॉमिनल हेड हैं पार्लियामेंट के, और वो जब अपनी सहमति दे देते हैं, ओके। और जो पर्सन होते हैं जो कि होल्ड करते हैं इस पोस्ट को, एसेंट देने वाले पोस्ट को, यानी राष्ट्रपति की बात हो रही है, वो हेड ऑफ स्टेट है या भारत के प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन कहे जाते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं अब कई तरीके से उस बिल के साथ पेश आ सकते हैं। मतलब मेरा यहां आपसे चर्चा करने का मकसद है कि आप वीटो वाले प्रोविजंस को देख लें कि पॉकेट वीटो क्या होता है और क्या कभी इसका यूज किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पॉकेट वीटो है इसको प्रैक्टिस में मात्र एक बार लाया गया है, और उस समय साल है 1986, और उस समय हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह साहब। और वहां पर जो देखते हैं कि जो पोस्टल डेमोन्स्ट्रेशन था, जहां पर कि पब्लिक अथॉरिटी नीडेड टू ओपन पोस्टल लेटर विदाउट वारंट बाय चेंजिंग द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898, तो उसको वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, अपनी एसेंट ही नहीं देते हैं। और फिर आगे जब दूसरे राष्ट्रपति आते हैं तो उसको हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिटेन नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, और वैसे बिल को जो कि पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 368। और मनी बिल जो है उस पर पहले से ही उनकी सहमति होती है, तो उसको भी नहीं रोक सकते। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपको बताना है कि हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा है वो कितने वर्षों पर भंग होता है, यानी कितने वर्षों पर डिसॉल्व होता है। जैसे कि नॉर्मल कार्यकाल जो होता है लोकसभा का वो 5 वर्षों का होता है। इसी तरीके से राज्यसभा के बारे में आपको बताना है कि इसका टेन्योर कितने वर्षों का होता है।
क्या ये हर एक 2 साल के बाद भंग हो जाता है, या हर 5 साल बीतने पर भंग किया जाता है, या हर एक 7 साल बीतने पर भंग किया जाता है, या विघटित ही नहीं होता है, विघटन के अधीन नहीं है? और ऑप्शन ई है यहाँ पे कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आपको सोच के सही जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि जो हमारा राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व ही नहीं होता है। यानी इसकी टेन्योर लोकसभा की तरह नहीं होती है कि 5 वर्षों की है या जितने भी वर्षों की। ये परमानेंट हाउस है और हम क्या देखते हैं कि हर एक 2 साल पर 1/3 मेंबर जो है इससे रिटायर होते हैं और 1/3 मेंबर्स की इसमें एंट्री होती है। और हर एक जो मेंबर यहां पर चुने जाते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अब राज्यसभा से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 80। ये जो हमारे संविधान का आर्टिकल 80 है, यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा की बात की गई है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें कि 12 मेंबर्स जो होंगे ना वो नॉमिनेटेड होंगे, राष्ट्रपति जी के द्वारा वो नॉमिनेट किए जाएंगे अलग अलग एक्सपर्टीज से। यानी 238 व्यक्तियों को चुना जाना है। लेकिन अभी के लिए 245 ही स्ट्रेंथ है, जिसमें कि 233 + 12 का हिसाब बैठता है। जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो पर्सन्स होते हैं ऑफ स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इस तरीके से। और राज्यसभा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और इसकी जो ओरिजिन है सन 1919 में हमें मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से नजर आता है। जो राज्यसभा है इसको सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। कई बार आम बोलचाल की भाषा में इसको पार्लियामेंट में एंट्री लेने का पिछला दरवाजा भी कहते हैं, या कहते हैं कि वृद्ध लोगों का ये बैठने का जगह है। कई तरीके से बोला जाता है। तो ये एक परमानेंट हाउस है क्योंकि कभी डिसॉल्व नहीं होता है। हर 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते हैं। दूसरा ये बात है कि ये रिविजनरी हाउस है। क्यों? क्योंकि जो भी बिल्स लोकसभा के द्वारा पास किए जाते हैं उसको फिर से यहां संज्ञान में लिया जाता है, तो गलतियां सुधारने का ये एक बार मौका देता है। और ये ऑफर करता है डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी इन अंडरलाइंग पॉलिसीज ऑफ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। कई बार क्या होता है कि लोकसभा जो है भंग हो जाता है, लेकिन ये जो है ना, ये डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी देता है पॉलिसीज ऑफ लॉ जो भी पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो राज्यसभा है वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा फेडरल प्रिंसिपल है, जो हमारा संघीय शासन प्रणाली है, उसका भी ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने का ही एक माध्यम है कि यहां हर राज्य से रिप्रेजेंटेटिव लिए गए हैं एक खास रेशियो में। और कई बार रेलेवेंस रोल ऑफ राज्यसभा के ऊपर सवाल उठता रहता है और ये डिस्कशंस होते रहते हैं कि क्या इसकी जरूरत है, नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी पार्ट है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का, हमारे पार्लियामेंट्रियन स्ट्रक्चर का। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एज अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक गैर सदस्य के रूप में जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं या ले सकता है, वो व्यक्ति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, या फिर चीफ जस्टिस, या फिर अटॉर्नी जनरल, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये वो व्यक्ति हैं जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की जिक्र जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में आपको मिलता है। और ये कह सकते हैं कि ये पार्ट है हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे देश के। आर्टिकल 76 इंपॉर्टेंट है, आप जानेंगे। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यहां पर सरकार से यानी कि प्राइम मिनिस्टर से सलाह ली जाती है बेसिकली।
और जो भी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनता है उसके पास वो सारे क्वालिफिकेशंस होते हैं जो कि जरूरी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, और ये भारत के नागरिक होने चाहिए। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि वो जज हो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों के लिए, या एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में, या संयुक्त रूप से कई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के बाद एटलीस्ट 10 ईयर्स तक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए वो व्यक्ति राष्ट्रपति जी के ओपिनियन में। और टर्म जो है अटॉर्नी जनरल का, ये हमारे संविधान में फिक्स नहीं दिया गया है, फिक्स नहीं किया गया है। कहा गया है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में अपने पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ड्यूटीज वगैरह जो हो गई ये आप समझ गए, और ये डिस्चार्ज करते हैं फंक्शंस जो भी कन्फर किए जाते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। और ये व्यक्ति किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनके पास ये राइट है, लेकिन वहां वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में काम करते हैं, डेमोक्रेसी है, और हमारे इलेक्टेड लोग वहां पर हमारे लिए वोटिंग करते हैं। तो ये तो नॉन इलेक्टेड हो गए, ये कैसे उस वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? तो इनको वो सारे प्रिविलेज मिले हुए हैं और इम्यूनिटीज हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होते हैं, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट के कैटेगरी में भी नहीं बिलोंग करते हैं। और एक पोस्ट होता है सोलिसिटर जनरल का, सोलिसिटर जनरल, और जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं वो असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, जो भी उनके ऑफिशियल ड्यूटीज हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको डिस्चार्ज करने में। और यहां पर जैसा कि पोस्ट यूनियन गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल का है, इसी तरीके से राज्यों में ये पोस्ट है एडवोकेट जनरल का, और एडवोकेट जनरल की जिक्र हमारे संविधान में आर्टिकल 165 के अंतर्गत की गई है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं किस अमेंडमेंट एक्ट से। हो सकता है ये क्वेश्चन आप बहुत बार देखे हो, लेकिन इस सवाल को पूछने के पीछे मेरा यही मकसद था कि इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी फैक्चुअल बातें हैं, वो एक बार डिस्कशन हो जाए। ऑप्शंस है 32nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 15th अमेंडमेंट एक्ट या 46th अमेंडमेंट एक्ट, और ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1976 का है, और उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इस एक्ट को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहते हैं कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पीयर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको टच कर दिया जा चुका था। और हम अपने को अभी कन्फाइन करें फंडामेंटल ड्यूटीज तक, तो उस समय के लिए 10 ऐड किए गए थे। अभी के लिए हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और ये हमने कहां से डेराइव किया, तो ये हम इंस्पायर्ड थे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया या फॉर्मर यूएसएसआर कह ले। पार्ट 4A में इसे शामिल किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, और यहां पर किसके रिकमेंडेशंस थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर। ओरिजिनली 10 थे फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी के लिए 11 हो गए। जो 11वां है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शामिल किया गया 2002 में, और यहां पर बात की गई राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, और इसको जो जगह मिला हुआ है आर्टिकल 51A में जगह मिला हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बात कर रहे हैं। ओके, और ये हमारे सिटीजन्स के लिए एक रिमाइंडर होता है कि उनके पास जब सर्टेन राइट्स हैं, जब वो अपने हक की बात करते हैं, तो साथ ही साथ उनके लिए कुछ ड्यूटीज भी होने चाहिए। लेकिन जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं जो कि जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट, इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भी जस्टिसेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब पूरी की पूरी जो फंडामेंटल ड्यूटीज की सूची है, इन 11 ड्यूटीज को एक बार आप जरूर देख लें, बहुत आसानी से आप गो थ्रू एक बार हो लेंगे, और तो इससे क्या होगा कि इन आवर में आप रेडी रहेंगे जो भी आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाए एग्जाम में। और मिलता जुलता ये सवाल हो सकता है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट से,
या फिर किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये फंडामेंटल ड्यूटी शामिल हुए, या ये पूछ सकते हैं कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट ऐड हुए थे, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड किए गए हैं हमारे संविधान के किस पार्ट में, किस आर्टिकल में शामिल किए गए हैं, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल इसका आपको पिक्चर मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर 4 टर्म्स दिए गए हैं, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर। हिंदी में अगर बोल दिया जाए तो सोशलिस्ट को आप क्या बोलेंगे? समाजवादी। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, सोवरेन यानी संप्रभु, और सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष। ये चारों जो टर्म्स हैं ये हमारे प्रीएम्बल में एक इंपॉर्टेंट प्लेस को होल्ड करते हैं, और आपको इनके ऑर्डर बताने हैं कि ये चारों टर्म हमारे प्रीएम्बल में किस ऑर्डर में दिखते हैं। सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरीके से जो भी हम बात करते हैं तो वहां पर आपको अरेंज करके बताना है। एक बार पहले हम चल लेते हैं, प्रीएम्बल को देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर बात की गई है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक की। तो सबसे पहला टर्म यहां पर क्या है? सोवरेन है, ये 1 नंबर पर है। तब क्या था? सोशलिस्ट, तब सेकुलर, तब डेमोक्रेटिक, और 5वें नंबर पर रिपब्लिक था। यानी यहां पर सबसे पहले सी आना चाहिए, इसके बाद नंबर आएगा ए का। तो सी के बाद जिसमें ए नहीं है उसको हटा दीजिए, तो सी के बाद ए, तब यहां पर नंबर किसका आता है? डी। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CADB, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, है ना? यही ऑर्डर है, देख लीजिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको कितने अच्छे से प्रीएम्बल याद रहना चाहिए ये भी आइडिया लग गया। और एक बार बहुत अच्छे से आप प्रीएम्बल को देख लें। प्रीएम्बल जो है हमारा वो हमारे संविधान का पार्ट बताया गया है, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है। ये फिलॉसफी है और ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान का। ये हमारे फ्रेमर्स, जो हमारे संविधान के फोर फादर्स थे, जो हमारे संविधान के फ्रेमर्स हैं, उनके इंटेंशन को बताता है और इसके बनने के पीछे के इतिहास का पता चलता है, कोर वैल्यूज का पता चलता है, और हमारे देश के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनका यहां पर पता चलता है। साथ ही जो सोर्स है, सोर्स क्या? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से नेचर क्या है हमारे इंडियन स्टेट का? तो वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये नेचर हो गया। साथ ही साथ क्या ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें यहां पर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ अचीव करना है। और कब अडॉप्ट हुआ हमारे संविधान हमारे लोगों के द्वारा? तो ये भी डेट यहां पर बताया गया है कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो इतना बात मालूम चलता है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था, जो कि आगे चल के प्रीएम्बल बन जाता है। जो स्टेटस है हमारे प्रीएम्बल का वो कुछ इंपॉर्टेंट केस के द्वारा डिसाइड है, जैसे कि बेरूबरीज का जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर बात की गई थी आर्टिकल 143(1) के रेफरेंस में। अल्टीमेटली यहां पर इस मामले में कोर्ट का कहना था कि जो प्रीएम्बल है ये चाबी है, की है टू ओपन माइंड ऑफ द मेकर्स, और इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आगे चल के केशवानंद भारती केस में यहां पर जो 13 जजेस की बेंच बैठती है, वहां पर बात कर दी जाती है कि जो प्रीएम्बल है इसको हमारे संविधान का हिस्सा माना जाएगा। आगे चल के 1995 का मामला यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार यही बात कहा कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है हमारे संविधान का, बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस? यानी हमारा ये जो आप देखते हैं कि पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, राज्यों में भी केंद्र में भी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सभी जगहों पर कोई ना कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। तो यहां पर जो नाम दिए गए हैं इन सदनों के, बहुत सारे जगहों पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, कहीं पे सदस्य नहीं भी होते हैं। आपको बताना है कहां सदस्य नहीं होते हैं। इसका सही जवाब है इस ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस पर जिक्र कर भी रहे थे।
जो आर्टिकल 63 है हमारे संविधान का, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो तो अपने ड्यूटीज का निर्वाह करते हैं उस समय जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं अपने ऑफिस में किसी भी वजह से, तो वो राष्ट्रपति का काम करते हैं। बाकी टाइम पे वो राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में काम करते हैं। यानी इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी तीसरा काम नहीं है, या तो वो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, नहीं तो प्रेसिडेंट का ड्यूटी निभा रहे होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के। और ये देखना ध्यान जरूरी है देना कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं, और इनकी सैलरी उतनी ही होती है जितनी कि लोकसभा के स्पीकर की होती है। ओके, बाकी जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रोल में होते हैं तो उनकी सैलरी अलावेंस वगैरह सब कुछ जो हो जाता है जो कि एक राष्ट्रपति को मिलता है। आर्टिकल 65 में बहुत अच्छे से बताया गया है, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ बात हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पे आपको बताना है कि इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु ऑफिशिएट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। अभी हम देख रहे थे आर्टिकल 65 का जिक्र भी आया था कि राष्ट्रपति के एब्सेंटी में वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इनकेस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं मौजूद हो तो फिर किसके द्वारा ड्यूटीज डिस्चार्ज की जाएंगी, प्रधानमंत्री के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा या लोकसभा के स्पीकर के द्वारा या अटॉर्नी जनरल के द्वारा, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बात मई 1969 की है, जब हमारे उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन जी उनकी डेथ हो जाती है, और जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कुछ दिन ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी ऑफिस जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट का वो छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं अपने पोस्ट से, और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। तो वैसा सिचुएशन हुआ था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन जो कि एम हिदायतुल्लाह साहब थे, वो राष्ट्रपति के तौर पर ड्यूटी का निर्वाह किए हैं। तो एक बार ये ऐसा अवसर आया है। वाइस प्रेसिडेंट जनरली डिस्चार्ज करते हैं, उनके नहीं रहने पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इस तरीके से ऑर्डर बनाया हुआ है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज, किस तरीके की वो निकाय है, सलाहकार है या फिर प्रशासनिक प्राधिकरण है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी है, या एक सलाहकार समिति है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी है, या एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। जो पंचायत समिति है, अगर आप देखना चाहें कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है 3 टियर सिस्टम है, तो इसके बीच वाला लेवल है, इसके नीचे गांव और इसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट का लेवल है, तो ये इंटरमीडिएट है हम देखते हैं। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, और यहाँ पर बहुत तरीके के फंक्शंस में भी कई बार डाइवर्सिटी दिखती है, और ये कोऑर्डिनेट करता है जो भी एक्टिविटीज होते हैं पंचायत के इन द ब्लॉक। और जो पंचायत समिति है उसके जो सदस्य होते हैं उसमें सारे के सारे सरपंच यानी कि जो मुखिया होते हैं या जो चेयरपर्सन होते हैं ग्राम पंचायत के उस ब्लॉक के अंतर्गत, इसी तरीके से उस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उस स्टेट में हुआ। कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के उस ब्लॉक से,
और कुछ ऑफिसर्स होते हैं उस ब्लॉक में कार्य करने वाले। तो ये कह लें कि मोटे तौर पर कंपोजिशन हो गया पंचायत समिति की। अब जो पंचायत समिति है उसका टर्म 5 वर्षों का होता है सारे राज्यों में। और जो ये भी बात ध्यान देने वाली बात है कि 2 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता है 2 मीटिंग के बीच में, यानी 1 वर्ष में कम से कम 6 मीटिंग जरूरी है पंचायत समिति के। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आपको बताना है, जैसे ये पुराना सवाल है, इकोनॉमी का सवाल है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट द पोजीशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी, या इंडियाज इकोनॉमी होना चाहिए था, इन द वर्ल्ड इज, कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना है कि इंडिया के अर्थव्यवस्था का क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, दूसरा सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आज के हिसाब से जवाब आप देंगे कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन देखिए अभी के सिनेरियो में अगर हम समझना चाहें तो जो हमारा जो इकोनॉमी है वो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इकोनॉमी है अगर नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो, और 3rd लार्जेस्ट है अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की पीपीपी की बात करें तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, यहां वर्ल्ड बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, आईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो आईएमएफ जो पर कैपिटा इनकम बेसिस पर कैलकुलेशन करता है और वहां पर इंडिया का जो रैंक है वो 145वां है, 145th है बाय जीडीपी नॉमिनल, और 122वां है पर कैपिटा के हिसाब से अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात करें। अब परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि मान लीजिए कि आप एक बर्गर खाना चाहते हैं, तो इंडिया में अगर आप बर्गर खाना चाहें तो इसके लिए आपको 40 रुपए करीब खर्च करने होंगे। लेकिन क्या नॉर्थ अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये बर्गर आधे डॉलर में मिल जाएगा करीब, क्योंकि 40 रुपए मोटे तौर पर कहने के आधे डॉलर के इर्द गिर्द हुआ, तो क्या मिलता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, आपको वहां पे 5 से 10 डॉलर के बीच रुपए खर्च करने होंगे। तो यहां पर हम पैसे कम खर्च करके ज्यादा सुविधाओं का लाभ ले पाते हैं। तो इस वजह से क्या हम देखते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत देशों से बहुत बेहतर है, और रैंक 3 पर हम आते हैं अगर पीपीपी के टर्म्स में बात करें। वहीं पर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हो जाते हैं अगर नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में बात किया जाए। 9 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ई। वैसे पुराने क्वेश्चन को आज के हिसाब से हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं कि इफ द कैश रिजर्व इज लोअर्ड बाय बैंक, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा क्रेडिट क्रिएशन पर। तो देखिए सबसे पहले यहां डेफिनेशन जान लें कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, तब चीजों को समझना थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है बेसिकली जो है ये एक्सपेंशन है डिपॉजिट का, यानी बैंकों में जो पैसा जमा होता है वो कितना बढ़ के हुआ है, इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। जो ये बैंक्स हैं ये एक्सपेंड करते हैं देयर डिमांड डिपॉजिट्स एज अ मल्टीपल ऑफ देयर कैश रिजर्व्स बिकॉज द डिमांड डिपॉजिट सर्व्स एज अ प्रिंसिपल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब वापिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर जब कैश रिजर्व रेशियो को लोअर कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो इसका क्या मतलब हुआ। मान लेते हैं कि ये बैंक के पास पहले 100 रुपए थे और आरबीआई कहा है कि आपको पैसे ये कहीं लोन में नहीं घुमाने हैं और ये आपको 5 रुपए ना रिजर्व रखने हैं कैश के रूप में। अब कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि 5 रुपए नहीं, अब आप बस 3 रुपए रिजर्व में रखिए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गए जो कि बैंक लोन में घुमा सकता है, उसे प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो यहां पर ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा बैंक से निकल रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इससे जो क्रेडिट क्रिएशन है यानी जो डिपॉजिट्स है बैंक में वो कमेगा, ये बाहर निकल गया ना, फ्लो हो गया इसका। तो कहेंगे कि सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इट। अब आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को, सरकार के फिस्कल पॉलिसी को आपको समझना होगा। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एक्चुअली आरबीआई के द्वारा कहना अनुचित होगा, यहां पर आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, सरकार के तरफ से लोग होते हैं, एमपीसी कमिटी होती है, और यहां पर कैश रिजर्व रेशियो एक होता है, एक एसएलआर होता है यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें कैश के अलावे
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गोल्ड में इस तरीके से पैसे को रिजर्व रखा जाता है। जब आरबीआई सीआरआर को कम करता है तो बैंक्स आर लेफ्ट विथ मोर मनी, और ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग को बढ़ावा देता है और ये क्रेडिट क्रिएशन को कम करता है इस वे में। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहां पर ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सवाल है। आपको बताना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मापता है। रक्तचाप का माप करने वाले यंत्र का नाम बताना है। स्फीरोमीटर या फिर एनीमोमीटर या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर या एमीटर या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। यहां पर उसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये मरकरी कॉलम पर काम करता है, लेकिन अब डिजिटल भी आते हैं। और मरकरी को जब हम हटाते जा रहे हैं अपने रेगुलर यूज से, क्योंकि उससे कई तरीके की बीमारियां होती हैं, खास तौर पर मीना माता, और मरकरी को एबॉलिश करने के लिए मीना माता कन्वेंशन याद रखेंगे। आ जाते हैं अपने वापिस से क्वेश्चन पर। तो जो ब्लड प्रेशर हम मापते हैं उसमें दो चीजों पर हम ध्यान देते हैं। एक कहलाता है सिस्टोलिक, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है बीपी का, और एक दूसरा जो यूनिट मापा जाता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो ये जो सिस्टोलिक होता है ये मेजर करता है प्रेशर इन आवर आर्टरीज। जो हमारे आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, उसमें प्रेशर को ये मापता है कि जब हार्ट बीट कर रहा होता है और जब हार्ट बीट करने के बीच का जो गैप होता है उस समय वापिस से जो प्रेशर को मापा जाता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। नॉर्मल जो बीपी है एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का, वो होना चाहिए 120/80। तो यही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात की जाती है। ये भी कई बार बीपीएससी पूछ चुका है कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। तो सही जवाब हो गया 11 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है साउदर्न हेमिस्फीयर का। इस सवाल को अगर हम और थोड़ा उलट के समझना चाहें तो कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन, या शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, या लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये चारों एक ही दिन घटनाएं घटेंगी। वो दिन कौन सा होगा? इसको विंटर सोलिस्टिस भी कहते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की, 22 ऑफ दिसंबर। 21 जून जो है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, यानी 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात, और इसका रिवर्स होता है साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए। यहां पर आपसे उल्टा सवाल पूछा गया है साउदर्न हेमिस्फीयर के संदर्भ में। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। और दो ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर 12 घंटे की, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और इक्विनॉक्स कब कब होता है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के पोजीशन के हिसाब से कहां पर सन की कितनी लाइट पड़ रही है, इसके हिसाब से ये सब कुछ डिसाइड होता है। जो ये जून सोलिस्टिस है, ये 21 जून की बात हो रही है, और यहां पर ये 22 दिसंबर का टाइम होता है। और इसी के हिसाब से कितनी लंबी रात, कितने लंबे दिन, ये सब हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉरेनर्स हु वाज गिवन भारत रत्न, यानी इसमें से किस विदेशी को भारत रत्न से हमने सम्मानित किया है? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर, बोरिस येल्टसिन, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जब सवाल पूछा गया तो उस समय क्या करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, फिर भी ऐसे सवालों के लिए आपको रेडी रहना है। यानी ऐसे पूछ सकते हैं जैसे कि महिला में किसको दिया गया, मदर टेरेसा को दिया गया था, तो क्या वो भारतीय नागरिक थी या गैर नागरिक हैं? इस तरीके से आपको अच्छे से जानकारी ले लेना होगा। एक बार पूरा का पूरा लिस्ट आप देख लेंगे। तो नेल्सन मंडेला जो हैं, इनको भारत रत्न दिया गया था सन 1990 में। आप इनकी स्ट्रगल को, इनके वर्क को तो जानते हैं। नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं दुनिया के लिए, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, और ये ग्लोबल सिंबल हैं, हम कह सकते हैं रिकॉन्सिलिएशन के। और यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला है? आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा इस सवाल के लिए भी।
क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि जो पुलित्जर अवार्ड है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। जर्नलिज्म, साइंस, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये आसान सवाल है पुलित्जर से। ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। अब इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी के लिए भी दिया जा सकता है, कॉलम लिखने के लिए, क्रिटिक के लिए, और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं या किसी व्यक्ति की हाल फिलहाल में देहांत हुई होती है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या कोई व्यक्ति न्यूज में रहा है, बीपीएससी उससे भी सवाल पूछता है। और पुलित्जर अवार्ड विनर फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की डेथ हो गई थी, या कह लें कि जो अफगानिस्तान में उस समय इंसर्जेंसी थी, जो उस समय वहां गृह युद्ध के सिचुएशंस थे, उसमें उन्होंने अपने जान को खो दिया। तो उस समय भी पुलित्जर अवार्ड काफी चर्चा में रहा था न्यूज वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 15, मेडिएवल इंडिया से सवाल है। इतिमाद-उद-दौला, इतिमाद-उद-दौला जो है कहाँ लोकेटेड है? तो ये आगरा में लोकेटेड है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, नूरजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये देख पा रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है जिसकी बात की जा रही है। तो इतिमाद-उद-दौला जो है ये कब्र है, और किसका है? तो नूरजहां के पिता का, जिनका नाम है मिर्जा घियास बेग, और उनकी डेथ हुई थी सन 1622 एडी में। और ये जो इतिमाद-उद-दौला है ये बनवाया गया है नूरजहां के द्वारा अपने पिता के याद में। और नूरजहां किसकी पत्नी हुई? तो मुगल इंपेरर जहांगीर की। और इतिमाद-उद-दौला का मतलब होता है पिलर ऑफ द स्टेट। और ये ताजमहल से पहले की बात है या बाद की? पहले की बात है, समझ रहे हैं ना? ये प्रीडिसेसर है, आर्किटेक्चरल प्रीडिसेसर है ताजमहल का। ताजमहल का बात आया तो ताजमहल से रिलेटेड ऐसे सवाल हो सकते हैं कि दक्कन का ताजमहल किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं बीबी के मकबरे को। इसी तरीके से जो ताजमहल है उसका कंसेप्ट कहां से निकल के आता है? ये इस तरीके का जो बड़ा सा बिल्डिंग बनाया गया, तो बिहार के सासाराम में जो शेर शाह का मकबरा है उसके तर्ज पे ताजमहल बना है। ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो कि मालूम होने चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज राधा मोहन कप एसोसिएटेड विद? पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पोलो। लेकिन बस इतना केवल जवाब देना ना काफी नहीं है, आपको कुछ अवार्ड्स जो ट्रॉफीज हैं इनके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे क्रिकेट से एसएस कप रिलेटेड है, एशिया कप है, सीके नायडू ट्रॉफी है, या फिर दिलीप ट्रॉफी है, देवदार ट्रॉफी है, ये सब कुछ, या फिर गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। इसी तरीके से फुटबॉल में रोवर्स कप आप जानते हैं, यहाँ पे मर्डेका कप है, या फिर डीसीएम ट्रॉफी, दुरंत कप, ये सब कुछ। हॉकी से रिलेटेड सुल्तान अजलाम शाह कप है, या फिर आगा खान कप है। तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रॉफीज वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं बीपीएससी में। थोड़ा ये पुराना कन्वेंशन है इस तरीके के सवाल का, बट हाँ ये आप देख के जाएंगे, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाए तो यहां पर आपको आसियान का फुल फॉर्म बताना है। ये एक आसान सवाल है, जो भी व्यक्ति न्यूज़पेपर अक्सर पढ़ता है उसके लिए बहुत आसान है बताना कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका सही जवाब होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। और आसियान जो है इसका जो मोटो है क्या है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो सेक्रेटरिएट है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। मेंबर नेशंस में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है। ये सारे देश इंपॉर्टेंट हैं। और एशियान से ही रिलेटेड जो एक नया कंसेप्ट निकल के आ रहा है RCEP, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे कि इंडिया अपने को रिफ्रेन कर लिया है। तो इससे भी पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट? यानी इसमें से किस विटामिन में आपको कोबाल्ट का मात्रा मिलता है? विटामिन बी,
या फिर अब इसी को कैटेगराइज कर दें विटामिन B2, B1 या B12 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विटामिन 12 B12। जो विटामिन B1 है इसको हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं और जो विटामिन B2 है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो रिबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B12 जो है इसको साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत जरूरी है अगर हम बात करें नर्व सेल से रिलेटेड, मेंटल स्ट्रेंथ से या फिर जो फॉर्मेशन होता है हमारे RBC का, और वहां पर कोबाल्ट का होना बहुत जरूरी है। विटामिन B12 इसका सही जवाब है यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। UNSC चर्चा में रहा बहुत ज्यादा क्योंकि इंडिया इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था, इलेक्ट हुआ था इसके वजह से। लेकिन यहां पर आपको बताना है इसमें से कौन सा एक नॉन परमानेंट मेंबर है यानी परमानेंट मेंबर नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर जो है उनके पास वीटो पावर है और वो टोटल 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, चीन है और यूनाइटेड किंगडम है। क्या इससे मिलता जुलता एक टर्म है कॉफी क्लब, उसके बारे में आप जानते हैं? और क्या आप उसके बारे में 2 लाइन में कमेंट सेक्शन में मुझे जानकारी दे सकते हैं कि कॉफी क्लब क्या है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर जो कि आज का आखिरी सवाल है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहां लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। वैसे तो ये वाटर बॉडी में लोकेटेड होगा लेकिन हम कंटिनेंट से अटैच होते हुए एक सवाल देख रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। काफी खूबसूरत सा वो अपने आप में एक लोकेशन होता है। देख लीजिए इसका कहां लोकेशन है तो ये ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आप देख रहे हैं कि पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड्स हैं और इस जगह पर लिखा हुआ ग्रेट बैरियर रीफ जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जब कोरल रीफ्स की बात आती है तो कई तरीके के सवाल मन में खुद आ जाते हैं कि इंडिया में कोरल आइलैंड्स कहां पर हैं? लक्षद्वीप में हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में भी हैं। और इसी तरीके से जो हमारा रीजन है साउथ एशिया का या कह लें इंडियन ओशन का, तो यहाँ पर इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, चैगोस आइलैंड ये सब का कनेक्शन है कोरल के साथ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि ये क्वींसलैंड का क्षेत्र है, इसके कोस्ट का अलोंग है, तो ये लार्जेस्ट एग्रीगेट है कोरल रीफ्स का दुनिया में। इंडिया में किन जगहों पर कोरल रीफ्स हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार याद रखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स और गल्फ ऑफ कच्छ, ये 4 जगह इंपॉर्टेंट हैं। बहुत तरीके के बेनिफिट्स देते हैं ये हमें, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें नेचुरल कैलामिटी से, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट देते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, रिक्रिएशन को प्रमोट करते हैं और हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं मछलियों को, स्टारफिश वगैरह को या फिर और भी कई तरीके के सी के जीव जंतुओं को। और दवा बनाने में यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है परवाल का, और सीमेंट इंडस्ट्री में डेड जो ये इनके रीफ्स हैं उनका यूज किया जाता है। डेड कोरल्स के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में क्योंकि वो रिच होता है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इस तरीके से हमने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल्ड वे में डिस्कस किया और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत कुछ आइडिया लगा होगा और इन 20 सवालों में तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।